नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज बात होगी प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे की। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री भोपाल पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी की भोपाल की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। सबसे पहला कार्यक्रम जो होगा वो होगा जनजातीय गौरव महासम्मेलन और साथ साथ एक और कार्यक्रम देश के लिहाज से समझे तो वो भी महत्वपूर्ण है। देश के पहले वर्ल्ड क्लास स्टेशन पीपीपी मोड से जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना, करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल का हबीबगंज स्टेशन विकसित हो चुका है। अब उसके लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है यह दौरा प्रधानमंत्री का 15 नवंबर को और क्या इसके मायने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं। आइए सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी जी हैं। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदिरा त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इंदिरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करें। 15 नवंबर का दिन एक बहुत खास दिन होने वाला है मध्य प्रदेश के लिहाज से। दो बड़े प्रोजेक्ट जिनका कहें कि जिसमें शामिल है प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन सबसे पहले बात करें जनजातीय गौरव महासम्मेलन की। हाल के दिनों में यानी कि कल की अगर बात की जाए तो केंद्रीय कैबिनेट ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है और उसको फैसले के बाद भोपाल से पहला सम्मेलन होने जा रहा है। उस दिन देखा जाए तो और प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद होंगे। और मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से अगर बात की जाए जनजाति वर्ग के विकास को लेकर, चाहे जनजातियों के गौरव वर्ग के लोगों को लेकर जिस तरीके से बातें, जिस तरीके से काम पूरे प्रदेश भर में हुए हैं, क्या लगता है आपको कितना बड़ा दिन ये होने वाला है, खासकर जनजातीय वर्ग के लिहाज से समझने की कोशिश करें? देखिए, पूरे देश भर के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, खासतौर से मध्य प्रदेश के लिए इसके मायने बहुत अहम है। मध्य प्रदेश की 22% की जनसंख्या जो जनजाति की है वो इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास है। और खासतौर से मध्य प्रदेश की अगर हम देखें तो 82 विधानसभा सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होने वाली हैं। और इस पूरे आयोजन में हम आपको बताएं कि 2.5 लाख से ज़्यादा जो है जनजाति बंधुओं को जोड़ने की, खासतौर से मध्य प्रदेश से जो है उनको जोड़ने का ये प्रयास है। और देश भर में भी जो जनजाति क्षेत्र हैं उनको ये बताने का प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार किस तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए तमाम सारी योजनाएं लेकर आए हैं और उन योजनाओं का खासतौर से उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले समय में इस सरकार यानी मोदी सरकार के प्रभाव से क्या क्या उनके जीवन में और परिवर्तन आ सकेंगे। और खासतौर से इसके साथ ही जो शिवराज सरकार है मध्य प्रदेश की, वो भी ये प्रयास करने की कोशिश में रहेगी कि वो जनजाति जो समाज है, मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा तबका है, काफ़ी सारी सीटों को, खासतौर से 47 सीटों को सीधे सीधे वो प्रभावित करते हैं, तो किस तरीके से वो उनके लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं और काम कर रही है सरकार। इंदिरा जी, क्या लगता है आपको जनजातीय गौरव महासम्मेलन करने की ज़रूरत? और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हाल में जो केंद्रीय कैबिनेट ने एक निर्णय किया है कि अब हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, क्यों ये ज़रूरत क्यों आपको महसूस हो रही है देश भर के अंदर और आज़ादी के वो भी इतने साल के बाद? मुझे लगता है कि बिरसा मुंडा जो हैं वो आदिवासी समाज के ऐसे नायक रहे हैं जिनको जनजातीय लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। और 15 नवंबर को उनकी जयंती है और ये बहुत खास मौका है इस अवसर पर जनजातीय लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को इकट्ठा करने का और उनके हितों के लिए काम करने का। और लेकिन मयंक जी, इस पे अगर हम आगे चर्चा करें, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कि जो विपक्षी पक्ष था मध्य प्रदेश में वो ये आरोप लगाता था वर्तमान सरकार पर कि आदिवासी विरोधी सरकार है। लेकिन हाल में जो उपचुनाव हुए, उस चुनाव के जो परिणाम आए, उस दौरान जो आदिवासी इलाके की सीटें थी, खासकर जोबट की अगर बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश चल रही है विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर, वो भ्रम कहीं ना कहीं दूर हुआ है। सरकार ने आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के गौरव के लिए, आदिवासियों के सम्मान के लिए जो काम किया है,
कहीं ना कहीं उस बात को माना है आदिवासी वर्ग ने? क्या आपको लगता है कि ये इस तरह के सम्मेलन भी कहीं ना कहीं बताते हैं कि इस वर्ग को और जोड़ा जाए, इस वर्ग को और सम्मान मिलने की आवश्यकता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल बात तो सही कह रहे हैं। देखिए, शिवराज सरकार ने पिछले सालों में जो काम किया है उसकी अहमियत अब सभी को समझ में आ रही है, और ख़ास तौर से इसको केवल शिवराज सरकार की दृष्टि से ना देखे जाएं। केंद्र सरकार में मोदी सरकार है, और मोदी सरकार भी भाजपा की सरकार है, और वो जो काम कर रही है उसका भी अपना एक प्रभाव है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनावों को हम देख सकते हैं। यहाँ पर 47 विधानसभा सीटों में से 17 विधानसभा सीटों पर ही सिर्फ जो आदिवासी बहुल हैं उन पर भाजपा की जीत हुई थी, और वहां पर अगर आप देखेंगे तो 30 कांग्रेस के पास गई थी। बावजूद इसके अब हम देख रहे हैं कि जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पे भाजपा जीत रही है। तो इसके मायने ये हैं कि जो लगातार केंद्र सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं हैं, खास तौर से अगर आप देखें तो वेंचर कैपिटल फंड जो केंद्र सरकार ने बनाया उसकी बात हो, जन आरोग्य योजना की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, या आदिवासी जो बहुल 50% जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर एकलव्य विद्यालय केंद्र सरकार की तरफ से स्थापित किए गए हैं, या जो आदिवासी जो गांव हैं वहाँ पर वो अपनी क्या कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लेकर केंद्र सरकार पहुंची है। तो इस तरीके से जो विकास हो रहा है, तो वो जो समावेशी विकास है, वो समावेशी विकास जो है केवल और केवल केंद्र सरकार के माध्यम का ना होकर लोगों को ये भी अनुभव होता है कि नहीं भाई इसमें हमारे राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नेता हैं, हम देखते हैं कि शिवराज जी आप देखेंगे कि बहुत सक्रिय एक तरीके से मुख्यमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट भी बहुत सक्रिय नजर आती है, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव इसको आप मान सकते हैं। इंदिरा जी, 2 चीज़ों का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम पे करेंगे, और साथ साथ राशन आपके द्वार योजना को भी मध्य प्रदेश में शुरू करेंगे प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में। गरीब वर्ग के लिहाज से समझने की कोशिश करें, कितना महत्वपूर्ण होगा इन योजनाओं का शुभारंभ होना मध्य प्रदेश में? ये जो योजनाएं हैं, सरकार का जो प्रयास है वो जन जन के द्वार तक, बिल्कुल गरीब जो तबका है वहाँ तक पहुँचने का है, उनके कल्याण के काम करने का है। तो ये जो योजनाएं हैं इससे ये बहुत गरीब तबका और आदिवासी और जो भी निचले स्तर के लोग हैं उन तक योजनाओं का लाभ पहुँचेगा, और वो तबका भी मुख्य धारा से जुड़ेगा। मयंक चतुर्वेदी जी, बात जी सर, मैं इसमें एक और बात जोड़ दूं कि सीकर सेल एक बीमारी है जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्राय पाई जाती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब आएंगे मध्य प्रदेश की धरती पर, तो यहाँ से भोपाल राजधानी से पूरे देश को सीकल सेल को लेकर कोई बड़ी योजना लॉन्च कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक बात है। लेकिन एक और कार्यक्रम होगा मयंक जी इस पूरे दौरे के दौरान, वो होगा वर्ल्ड क्लास स्टेशन, जो पिछले कुछ सालों पहले बजट में घोषणा की गई थी इसकी, कि भोपाल के हबीबगंज स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाएंगे, पीपीपी मोड पर बनाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाएंगे। जिस वक्त इसकी घोषणा हुई और उसके बाद समय के साथ जब इस पे काम शुरू हुआ, आज स्टेशन भव्य स्टेशन बनकर तैयार है, सर्व सुविधा युक्त स्टेशन बनकर तैयार है। कई सारी बातें उस दौरान हुई। क्या लगता है आपको रेलवे के विकास को लेकर, रेलवे के पूरे आधारभूत संरचना को लेकर, ये स्टेशन किस तरीके से मॉडल सिद्ध होने वाला है पूरे देश में? देखिए, हबीबगंज एक आदर्श है। जब ये आया तो हम देखते हैं कि केंद्र में जो कांग्रेस से लेकर जितने भी विपक्षी पार्टीज हैं उसने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने का आरोप मोदी जी पर लगाया था। खासतौर से बीजेपी पर ये आरोप भी लगा, और बीजेपी ने कहा कि भाई हम कोई प्राइवेट नहीं कर रहे हैं रेलवे को, हम तो है ना उसको हम पीपीपी मोड पर ले जाकर हम सर्व सुविधा कैसे दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं चूंकि एजेंसी पत्रकारिता करता हूं, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी से आता हूं, तो वहां पर मैंने इसको लेकर कुछ लोगों से बातचीत की थी उस समय। तो आप आश्चर्य करेंगे कि जो आम जनता है जो कि ट्रेनों में सफ़र करती है, उनका कहना था कि ये मोदी का प्रयास जो है, सरकार जो कर रही है वो बहुत बेहतर कर रही है। देखिए, पीपीपी मॉडल में क्या है कि सर्वहित है, सर्व जन का हित इसमें है। जो आप देखिए कि ये एक संकेत भी है सरकारी नौकरियों जो कर रहे हैं उनके लिए भी, जो सिस्टम है उनके लिए, कि आप अच्छे से काम करिए, अन्यथा क्या होगा कि आप जब प्राइवेटाइजेशन होगा
तो कई सारे लोग उसमें आएंगे और जो लाभांश है कहीं ना कहीं वो लाभांश कई जगह जाएगा। इसलिए यदि आप काम अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक है और ग्रोथ होगी। दूसरा इसमें मैसेज ये है कि आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, जो कंपनी है जिसने इसको लिया है वो बंसल ग्रुप है। उस ग्रुप ने बगल में एक बिल्डिंग बनाई और वहां पर जिस तरीके से आप पूरे हबीबगंज स्टेशन को देखेंगे, एक आपको लगेगा कि आप किसी विदेश में आ गए, किसी फॉरेन कंट्री में, किसी विकसित देश की किसी स्टेशन पे आप खड़े हुए हैं। तो ये जो फीलिंग आपके अंदर आती है तो आपको लगता है कि आप जो है विकसित से विकासशील देश बनने जा रहे हैं। लेकिन इंदिरा जी, आपको लगता है कि विकसित से विकासशील देश बनने हम जा रहे हैं? इस स्टेशन को देख के हमें ऐसा लगता है। मॉडल स्टेशन की घोषणा हुई थी, अब आज बनकर तैयार हो गया है जी। अब आगे क्या ये उम्मीद करें कि भोपाल एक मॉडल के रूप में देश भर में जाएगा, तमाम अलग अलग बड़े राज्यों के बड़े बड़े शहरों में, जहां से और हो सकता है कि इसका विस्तार हो सकता है कि ऐसे और वर्ल्ड क्लास स्टेशन हमें पूरे देश भर में और देखने को मिले? बिल्कुल, क्योंकि ये मुझे लगता है कि मील का पत्थर साबित होगा। और क्या होता है कि किसी भी प्रदेश का जो द्वार है, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये जो है किसी भी स्टेट के प्रवेश द्वार होते हैं। और जब किसी दूसरे स्टेट का या दूसरे देश का व्यक्ति आता है तो वो उससे लाभान्वित होता है। वहाँ की सुख सुविधाओं को देख करके, वहाँ जो भी खान पान की व्यवस्था है और रुकने की व्यवस्था है, इन सब को देख करके जो उसके मन में जो धारणा बनती है, उसी से वो उसके अच्छे और बुरे की पहचान करता है। तो जैसे हमारे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है सर्व सुविधा युक्त हो गया है और IOS प्रमाण पत्र उसे प्राप्त हुआ है। तो इसी की तर्ज पर पूरे देश में और भी रेलवे स्टेशन बनने चाहिए, ताकि एक पर्यटन का जो हमारा सोर्स है, पर्यटन विभाग को इसका लाभ मिले और दूसरे देश से भी अगर कोई यहाँ आता है तो वो एक तुलना करता है कि भाई यहाँ तो मतलब बहुत अच्छी सर्व सुविधा युक्त स्टेशंस हैं और ये सब, तो इससे पर्यटन विभाग को पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इससे हमें लाभ मिलेगा। तो पूरे देश में बनाई जानी चाहिए। इसके साथ मैं और जोड़ देता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस अकेले एक स्टेशन से हजारों नए लोगों को रोजगार मिल रहा है। यदि देश के सारे स्टेशन, चाहे वो PPP मोड पे जाएं अथवा सरकार स्वयं प्रयास करे अपने स्तर पे, सरकार एक काम और कर सकती है कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से उसने राज्य सरकारों के साथ मिलकर होटल्स स्थापित किए या तमाम सारे योजनाएं लॉन्च करती है या व्यापार व्यवसाय करती है, तो वो है ना राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी इन रेलवे स्टेशनों में कुछ प्रयोग कर सकती है। मयंक जी, मध्य प्रदेश कई योजनाओं का लॉन्चिंग पैड रहा है जी। कई, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की बात की जाए या तमाम और इससे पहले कई और योजनाओं की बात की जाए, तो कई योजनाएं ऐसी थी जो मध्य प्रदेश की धरती से लॉन्च की हैं प्रधानमंत्री ने। आज जब हबीबगंज का लोकार्पण वो करने जा रहे हैं, देश का वर्ल्ड क्लास स्टेशन, पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन जिसको हम कहेंगे, तो क्या ये भी हम माने कि उस लॉन्चिंग पैड की जो परंपरा है मध्य प्रदेश से, वो भी जारी रहेगी, क्योंकि इस बार फिर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में होंगे? बिल्कुल, देखिए ये हमारे लिए भी एक मध्य प्रदेश के नागरिक होने, मतलब जन्म लेने के कारण हमारे लिए भी एक सौभाग्य का विषय है कि पूरा देश जो है इस समय मध्य प्रदेश को देख रहा है। प्रधानमंत्री जी के फोकस में मध्य प्रदेश है। केंद्रीय किसान मंत्री जो है, केंद्रीय किसान मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं। या आप अगर हवाई जहाज की बात करेंगे तो उसके लिए भी मध्य प्रदेश के ही मंत्री को चुना गया है। ऐसे तमाम बातें हम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बड़ी बात यह है कि पूरे फोकस में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से ये जो मैसेज जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि जब आप मध्य में हैं तो मैसेज सब जगह बराबर मात्रा में जाएगा। तो हम इसको अपने लिए सौभाग्यशाली मानते हैं अपने राज्य को कि कम से कम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोकस में है और वो लगातार बना रहेगा। और मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। एक बड़े राज्य से जो तुलना की जानी चाहिए उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी से यहाँ उस जिम्मेदारी को मध्य प्रदेश निभाता हुआ दिख रहा है। जी इंदिरा जी, हबीबगंज स्टेशन की अगर बात करें तो
कई सारी सुविधाएं ऐसी उसमें हैं जो हमने शायद बाकी स्टेशंस पर नहीं देखी हैं। कई सारे संसाधन, कई सारे तंत्र ऐसे हैं वहाँ पर जो अन्य स्टेशनों पर नहीं है, जो शायद पहली बार लोग जब हबीबगंज स्टेशन पर अब जब पहुँचेंगे तो वो देखेंगे। खासकर अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए, सफाई की दृष्टि से बात की जाए, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए, तो उसको किस तरीके से आप समझेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ पर डोरमेट्री भी बनाई गई है, तो वो भी महिलाओं के लिए सेपरेट डोरमेट्री बनाई गई है। डाइनिंग एरिया बनाया गया है, वो महिलाओं के लिए सेपरेट बनाया गया है। स्वच्छता के लिहाज से समझे तो कई सारी नवाचार वहाँ पर देखने को ये मिल रहे हैं कि हम देखते थे कि जहाँ पानी के नल लगे होते थे स्टेशन पर, वह पानी बह रहा होता था या कई जगहों पर पानी आता था जाता था, लेकिन उसके लिए भी एक स्पेशल व्यवस्था ये की गई है कि नल के नीचे बड़ा एक जालीनुमा एक एरिया बना दिया गया है जहाँ से ड्रेनेज में सीधे उसका पानी निकल जाएगा, कहीं स्टेशन पर पानी फैलता हुआ नहीं दिखेगा आपको। ये तमाम तकनीक, ये तमाम सुविधाएं कितना विस्तार करेंगी रेल सुविधाओं में? मुझे लगता है कि ये सारी जो सुविधाएं हैं इससे यात्रीगण प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे और लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो महिलाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए जो व्यवस्था की गई है तो इससे उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अलग अलग जो प्रदेश हैं उनमें भी इस तरह के काम करने की उत्सुकता जागेगी और वो भी इसके लिए आगे आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन मयंक जी, कई सारे जो सवाल खड़े हुए थे हबीबगंज स्टेशन को लेकर शुरुआती दौर में हमने देखा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस मोड में इस पूरे स्टेशन का विकास हुआ है। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत आई है और अगर एक प्राइवेट सिस्टम अगर इसको विकसित कर रहा है और अगर हम देश को विकासशील से विकसित देश की तरफ ले जाने में मदद कर रहा है तो आपत्ति क्या होनी चाहिए थी इसमें? और आज इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने खड़ा हुआ है। देखिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, हम देख रहे हैं कि वो लोग है ना मोदी जी के विकास के और सेवा के 20 साल बना रही है। तो क्या केंद्र में एक प्रश्न उठता है, केंद्र में क्या सरकार को 20 साल हो गए? लेकिन वो जो गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो काम किया उसको ये आधार लेके बना रही है। वास्तव में यदि आप इसको गंभीरता से देखेंगे तो मोदी जी की और जो अमित शाह है उनकी जो जोड़ी है, या जो भी हम कहें केंद्र में, केंद्र सरकार जो मैं समझ पाया हूँ वो ये मानती है, या जो मैं समझ रहा हूँ कि भाई सरकार का काम जो है, सरकार का काम उद्योग खुद से चलाना नहीं है। सरकार का काम है एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार का काम है जनता को व्यवस्था देना। यदि किसी को अपना कोई नया नवाचार करना है, उसको पैसों की जरूरत है, तो उसको वो धन मुहैया कराना जिससे कि वो नए नए प्रयोग कर पाए। तो ये काम जो है मोदी जी ने गुजरात में बहुत अच्छे से किया। गुजरात अपने आप में अगर आप देखेंगे तो बड़े राज्यों में एक बड़ा उदाहरण बन के आया जब वो मुख्यमंत्री रहे जब तक, और उसके बाद आज जो है, आज जब से वो प्रधानमंत्री बने पूरा देश अपने आप में एक बड़ा उदाहरण बन के आ रहा है। आप अगर देखेंगे कि दुनिया के अंदर जितने देश हैं, अभी दुनिया के अंदर जो लीडरशिप है उस लीडरशिप में नंबर एक पर अगर कोई आया है तो हमारे और आपके लिए गर्व की बात है कि पूरे देश ने नहीं, भारत ने नहीं, दुनिया के लोगों ने ये माना कि प्रधानमंत्री मोदी जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे अच्छे मतलब एक राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री है, मतलब उनकी नज़र में। और आप देखेंगे कि जो मोदी युग में जो योजनाएं चालू हुई हैं वो सबके लिए है। अब ऐसा नहीं है, आप देखेंगे कि जिस तरीके से मुद्रा योजना आई, आप देखेंगे कि जिस तरीके से मनी ट्रांसफर का जो सिस्टम डेवलप हुआ है केंद्र की ओर से, तो उसमें भ्रष्टाचार धीरे धीरे स्वतः गायब होता चला गया। पहले क्या राजीव जी को कहना पड़ा था, हम और आप जानते हैं कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं, वो बहुत 15 पैसे पहुंचते हैं या 10 पैसे पहुंचते हैं। आज अगर आप 1 रुपया भेजेंगे तो 1 ही रुपया पहुंचना है। लेकिन मयंक जी एक चीज बताइए, विपक्ष के द्वारा हमेशा ये कहा जाता है कि रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई बेच दिया। अभी जब एयर इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ टाटा के साथ में, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए। आज अगर रेलवे तो हमारे सामने उदाहरण है। सर मैंने आपका जवाब दे दिया। मैं वही आ रहा हूँ सर आपके पास कि अगर सरकार ये कह रही है कि कोई एक एजेंसी, सरकार की एजेंसी जिसपे प्राइवेट सेक्टर आके अगर उसको और डेवलप कर सकता है, तो प्राइवेट सेक्टर है तो देश का ही ना जी, तो क्या इसमें दिक्कत हो सकती है? और अगर एक विकास के तौर पर हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, आज एयर इंडिया का अगर जिस तरीके से टाटा को दिया गया है या नीलामी की गई है, अगर उसको और डेवलप होकर वो और अच्छी तरीके से चल जाएगा तो इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? कोई दिक्कत देखिए, सरकार ने जब राष्ट्रीयकरण हुआ था
इंदिरा जी ने जब किया या नेहरू जी जब शुरू में आए और उन्होंने कई सारी BHEL से लेकर तमाम सारी संस्थानें अपने देश में खड़े हुए, तो जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, जब हेतु क्या था, उद्देश्य क्या था, रोजगार का सृजन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना और उस रोजगार से देश का विकास करना। लेकिन बाद में अभी क्या देखने में आया है कि जो सरकारी संस्थान है जो रहे ज्यादातर वो घाटे में रहे, लेकिन जैसे ही वो प्राइवेट होता है तो वो फायदे में आए। ये चमत्कार कैसे हो जाता है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो उसके अंदर गैप रहते हैं, यहाँ से जो नुकसान होने की संभावना रहती है, वो गैप कहीं ना कहीं कम होते हैं या भर जाते हैं। तो देखिए, आपको मैं बताऊं, मेरा अपना मानना है कि सरकार का काम सिस्टम बनाना है। सरकार का काम ये देखना है कि किसी कर्मचारी के साथ कोई कंपनी भेदभाव तो नहीं कर रही, उसको वेतन समय पे मिल रहा है, PF प्रोविडेंट फंड उसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसको सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। सुविधा बनाना काम है सरकार का, वो सरकार करे। व्यवसाय चलाना सरकार का काम नहीं है। ये पूरे जो आपने जो सारी बात कही है, ये सारे व्यवसाय हैं। हाँ। और ये व्यवसाय हमारे देश के नागरिक करेंगे, कंपनियां करेंगी, वो करें। ठीक है इंदिरा जी, व्हाट कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि समय हमारे पास कम बचा है। जिस तरीके से जनजातीय गौरव महासम्मेलन होने वाला है, इस सम्मेलन में स्वाभाविक है कई घोषणाएं होंगी, क्योंकि हमने देखा हाल के दिनों में, जब पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने भी जब इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन किए, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंचों से कई घोषणाएं की। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार इस मंच से भी कई और बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं आदिवासी समुदाय के उत्थान को लेकर, उनके विकास को लेकर, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने को लेकर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो 15 नवंबर को मनाया जाने वाला है जनजातीय महोत्सव, तो इसमें आदिवासियों के, जनजातियों के और जो निचले तबके के हैं उनके कल्याण को लेकर के घोषणाएं होने वाली हैं। और जो सरकार का ये जो कदम है कि मुख्य धारा से जोड़ने का, जो कि पिछड़ गए हैं मुख्य धारा से, बरसों से पिछड़े हुए हैं और या तो उनके उत्थान के कार्य किए नहीं गए या फिर किए गए तो जो नाकाफी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही कारगर रहेगा। सभी जो आदिवासी समुदाय हैं, जनजातीय समुदाय हैं, वैसे लाभान्वित होंगे और इनके कल्याण के लिए कई घोषणाएं और होंगी और इसका फायदा इन सबको जरूर मिलेगा। चलते चलते एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपका भी लेना चाहेंगे इस पूरे दौरे को लेकर? बिल्कुल, ये जो दौरा है ये बहुत मील का पत्थर साबित होने वाला है। और ख़ास तौर से आप इससे समझ लीजिए कि मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को जिस प्रकार से बहाल किया था, तो आप केवल एक उदाहरण से समझ लीजिए कि नीचे से जब आवाज़ उठी तो सरकार तुरंत एक्टिव हुई और उसने प्राथमिक आधार पर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसके अगेंस्ट था, लेकिन उन्होंने अंदर जाके जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए एक्शन लिया, उनके फेवर में निर्णय लिया। तो ये सरकार जो है, खासतौर से एक मोदी जी का जो खासतौर से एक स्लोगन आया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये विश्वास अर्जित करके साथ और सबका साथ, तो ये उसको लेकर आगे बढ़ रही है। और निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि भोपाल में जब मोदी और शिवराज जी जब मंच पे होंगे तो मध्य प्रदेश का भी भला होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कई सारी तमाम अच्छी योजनाएं हमारे सामने आएंगी और केंद्र से भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो तमाम सकारात्मक योजनाएं हमारे अनुसूचित जाति जनजाति बंधुओं के लिए खासतौर से लेकर मोदी जी आएंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा होने वाला है और इस दौरे से मध्य प्रदेश को के साथ साथ पूरे देश भर को बहुत कुछ मिलने वाला है। खासकर जनजातीय समुदाय की अगर बात करें, आदिवासी समाज की अगर बात करें, तो उसको इस पूरे मध्य प्रदेश का जो दौरा मध्य प्रदेश में भोपाल में प्रधानमंत्री का होने वाला है, जो कई घोषणाएं जिनकी उम्मीदें हम कर सकते हैं वो इस मंच से हो सकती हैं। मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार जो है वो तो लगातार इस तरीके के सम्मेलन करती ही आई है, लेकिन कि जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे और कि पूरी केंद्र सरकार के लोग यहाँ पर होंगे, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जब इस मंच से जो भी निर्णय होंगे, इस मंच से जो भी घोषणाएं होंगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश भर में होता हुआ दिखाई देगा। साथ साथ देश को एक और जो बड़ी सौगात मिलने वाली है बहुत जल्द, अब कुछ दिन जिसको हम कहें एक नए वर्ल्ड क्लास स्टेशन की, वो भी अब लोगों के बीच होगा। प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण कर देंगे और एक ऐसा स्टेशन
एयरपोर्ट की तर्ज पर जिसको बनाया जा रहा है, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा, जहां पर होटल भी होगी, मल्टी लेवल पार्किंग होगी, जिसे कहें कि रहने ठहरने के लिए बड़ी अच्छी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, सुरक्षा की दृष्टि से पूरा वो स्टेशन लैस होगा और एयरपोर्ट की सुविधाएं जिसको कहें कि जो लोग एयरपोर्ट पर जाकर नहीं ले पाते हैं वो एक रेलवे स्टेशन पर लोगों को मिलेंगी। इससे रेलवे के विकास में, रेलवे के जिसे कहें कि रेल सुविधाओं में एक बड़ा विस्तार होने की संभावना हम जता सकते हैं। और भोपाल मध्य प्रदेश जो एक लॉन्चिंग पैड रहा है हमेशा केंद्र सरकार के लिए, उस परंपरा को भी 15 नवंबर को कायम रखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जब एक देश के पहले मॉडल स्टेशन को लोकार्पण मध्य प्रदेश की धरती से हो जाएगा तो स्वाभाविक है, उम्मीद यही की जाएगी कि देश के तमाम अलग अलग राज्यों में जो प्रमुख स्टेशन हैं, इसके बाद शायद सरकार अगले चरण में उन स्टेशन तक भी पहुंचे, उनका विस्तार करे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। मयंक चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, इंदिरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, और तमाम इस पूरी यात्रा के मायने हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत सरल भाषा में जिसको हम कहें। आप दोनों को, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस नजर लगातार बनी रहेगी प्रधानमंत्री के इस दौरे पर और शाम 4 बजे लगातार अब इस दौरे के तमाम अलग अलग पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।